जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो सब्सक्राइबर ने नोटिफिकेशन की बेल नहीं दबाई है वो कृपया दबाए, क्योंकि यूट्यूब के नए नियमों के अनुसार रेटिंग में फ़र्क किया जाता है। तो आपसे विनती है कि आप कृपया लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर हर एक एपिसोड में करें। चाहे आपको अच्छा लगा हो, जो भी बुरा लगा हो वो भी मुझे खुल के बताएं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भाऊ साहब की बखर है, उस बखर में मलिक ज़मानी और शहाबुद्दीन का जो प्रकरण है वो बड़े विस्तार से लिखा है। दिल्ली से सटे सलीमगढ़ में मुग़ल औरतों का, ख़वातीनों का हरम था। ये बेगमें, औरतें, ख़वातीनें, तवायफ, लौंडियाँ, ये सब सलीमगढ़ में ही रहती थी। शहाबुद्दीन तो सल्तनत का वज़ीर बन गया था, लेकिन उसके मुग़लों से कभी भी अच्छे संबंध तो थे नहीं, ये हम जानते हैं। लिहाजा मुग़ल के हरम की तरफ उसका विशेष ध्यान कभी नहीं जाता था। हमेशा हरम में पैसों की तंगी हमेशा होती थी। इससे नाराज़ होके हरम में मलिका ज़मानी ने नजीब से संपर्क किया। अपना और मुग़लों का रंडी रोना उसने नजीब के सामने गाया। नजीब को इस्लाम का हवाला उसने दिया और काफिर मराठाओं के आखिरत की उसने दुआ की हरम में। निजाम ने जैसे नादिर शाह को बुलाया था, उसी तरह अब्दाली से मराठाओं का सर्वनाश करने की योजना मलिक ज़मानी और नजीब रोहिला ने बनाई। अवध का जो सूबेदार था शुजा, वो और मेवाड़ का विजय सिंह राठौड़, उन दोनों से प्रथम संपर्क किया गया। अपने पक्ष में लाने के लिए नजीब वहाँ उनके पास गया। नजीब कामयाब हो गया। ये दोनों ने उसका समर्थन किया। जयनगर का जोधपुर का माधो सिंह अभी दोनों डगरी पे पाँव दे के खड़ा हुआ था। वो दोनों तरफ से बोल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था वो किसके पक्ष में है। सूरजमल जाट तो भाई मराठाओं से ज़्यादा बड़ा शत्रु मुगल का हो गया था, लिहाजा उसे इस योजना से बाहर रखा गया। अब्दाली पुत्र तैमूर को चंदा ज़मानी भेंट देने की योजना बना ली गई। उसके साथ शुजा को वजीरी देने का वादा किया और बख्शीगिरी यानी संरक्षण मंत्री का जिम्मा नजीब ने अपने कंधों पे उठाया। नजीब ने तुरंत उसका एक भाई था सुल्तान खां को पैगाम लेके काबुल अब्दाली के पास भेजा। मित्रों, ये अचरज की बात है कि इस योजना की भनक हमारे मूर्ख बादशाह को ना लगी, ना वजीर शहाबुद्दीन को भी इसकी भनक लगी। वाकई लगता है गुप्त तरीके से इस योजना को अंजाम दिया गया। वजह मराठाओं का सर्वनाश। काफिर का वर्चस्व दिल्ली में बढ़ रहा था, लिहाजा दिल्ली में अब्दाली पहुंचा। जब अब्दाली दिल्ली पहुंचा तो उसके पास 80,000 की तगड़ी फौज मौजूद थी। इस प्रकार हमारे मल्लिक नागिन जो थी उसकी योजना सफल हो गई। जनवरी में हिंगणे वकील का होळकरों को लिखा इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पत्र है। ये मात्र मित्रों पत्र नहीं, इतिहास का सत्य कथन है। और यही कारण है कि मैं हर एपिसोड में हमेशा पत्रों पर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि पत्र से उस लिखने वाले की मानसिकता का अंदाज़ा आता है, घटनाओं का डिटेल मिलता है, घटनाओं का जो विश्लेषण है वो भी समझ आता है। तो वकील ने होळकरों को जो लिखा है
प्रार्थना है, इसे ध्यान से सुनिए, कि मैं आपसे कह रहा हूँ। 1757 का ये पत्र है जो 1761 की ओर भी हमको इशारा करता है। नवंबर 55 में अब्दाली अटक पहुंचा। 20 दिसंबर को अटक जीत के फौज के साथ वो लाहौर आया। पूरे लाहौर में उसने जुलूस निकाला। अटक से लाहौर तक सभी जगह तुरंत उसने अपने आदमियों को नायाब करके बिठा दिया। बीच रास्ते के सारे रियासतदार, जमींदार यानी अशराफ जमींदार, ये उससे जुड़ते गए। मित्रों, आप एरिया देखो, सारा एरिया इन शलवार उतारने वालों का है। एरिया देखो आप, अटक से निकला, लाहौर पहुंचा, अटक से लाहौर, एरिया उन शलवार उतरने वालों का ही है। वकील आगे लिखता है, सारे पठान आज लाहौर में थे। अदीन बेग, सादिल बेग और जमालुद्दीन ये भी लाहौर में थे, लेकिन ये त्रिवर्ग अब्दाली के पहुंचने के बाद तुरंत लाखीगंज पहुंचा था। सरहिंद में बहादुर बेलचा था। बहादुर बेलचा का नुमाइंदा लक्ष्मी नारायण वहां पे व्यवस्था देख रहा था, लेकिन लक्ष्मी नारायण अब वापस लाहौर लौट गया है। जम्मू के राजा पर चढ़ाई करने के लिए पठानों ने 10,000 की फौज भेजी है। जलालाबाद, अदीनाबाद, नूर महल, जालंधर, इन सब को तबाह करके अब्दाली का अमल वहां पे कायम हो चुका है। जगह जगह सरदारों की नियुक्ति अब्दाली करते जा रहा है। व्यास और सतलज नदी के बीच का दुआब अब्दाली ने खोजे अब्दुल्ला को दे दिया। इस पूरे क्षेत्र में कोई मर्द नहीं बचा है जो लड़ सके। सारे क्षेत्र के वासी डर कर चिंता में घर पर बैठे हैं। ये वकील लिख रहा है, सारे के सारे किसी महान पराक्रमी युग पुरुष के आने की अपेक्षा कर रहा है। मित्रों, आज भी स्थिति 1757 जैसी ही है। फर्जी पठान है ना, वो भी कुछ करने की, गुजरने की बातें करता था, आज जेल में पड़ा है। इस उम्र में लौंडेबाजी और बच्चेबाजी में वो भी मस्त है। मैंने सुना है मित्रों कि वो जेल में भी अपने शौक पूरे करता है। वकील आगे लिखता है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, या अल्लाह हम नाकाम कौम है। ये टीवी पे बैठ के आज भी वहां के जानवर यही चिल्लाते हैं, रोते हैं। अरे भाई लोग, तुम लोग कौम नहीं हो, तुम जानवर हो, जानवर। खुद को कौम कह रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? डूब मरो सालो। वकील आगे कहता है, दिल्ली के सरदार भी अब्दाली के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने अब्दाली से भेंट वार्ता की है। अंताजी 31 दिसंबर को यहाँ पहुंचे यानी दिल्ली पहुंचे। 3 जनवरी को उनसे मेरी मुलाकात हुई। हम दोनों मिलकर वजीर से मिले। आपके बिना ना दिल्ली बचेगी ना सल्तनत, हमें इब्रत का खतरा है, ये वजीर ने कहा। वजीर ने उसके बाद में वस्त्र और भूषण दे के शिष्टाचार निभाया। अब्दाली के वकील शाहवल्ली वहां मौजूद था। बेवजह हिंदुस्तान पर आक्रमण करने पर वजीर ने खड़े बोल सुनाए। शमशेर बहादुर को बुलावा भेजा है। शमशेर बहादुर यानी बाजीराव मस्तानी का पुत्र। हमारी मातब्बर फौज शमशेर बहादुर आने पर बाहर निकलेगी, यानी वो भी अब्दाली से डर के घर पर बैठी थी पूरी मराठी सेना। 20 जनवरी 1757। इन सारे तथ्यों को मित्रों अंताजी भी सत्यापित करता है, क्योंकि अंताजी का 22 जनवरी का पत्र है। वकील ने 20 जनवरी को भेजा घोड़कर को, अंताजी ने नाना को 22 जनवरी को भेजा।
अंताजी कह रहा है। अब्दाली अटक लाहौर होते हुए दिल्ली में दाखिल हुआ। दिल्ली की फौज नजीब खान और उसके कुछ सरदार के साथ थी। बापूजी भी अब्दाली से मिलने गए थे। दिल्ली से 15 किलोमीटर पूर्व उसने यानी अब्दाली ने अपना शिविर लगाया था। वहां बापू उससे मिलने गए थे। मराठा और पठानों के 2 छोटे युद्ध हुए। क्या करे, सारी दिल्ली की फौज आज पठान के साथ खड़ी है। बादशाह हो, वजीर हो, इन दोनों के पास तो आज 2000 की भी फौज नहीं बची है। दिल्ली में सिर्फ हमारी 12,000 की फौज है, लेकिन उसमें से 4000 अवध और दोआब में नदी किनारे शोभा बनकर खड़ी है। सारा बोझ मेरे कंधे पर आ गया है। 2 बार हमने युद्ध किया। हम बाद में फरीदाबाद पहुंचे। लगातार अभी भी 14 कोस से 14 यानी तकरीबन 45-50 किलोमीटर हमारा पीछा हो रहा है। वजीर उन्हें रास्ते में मिला। वजीर को उन्होंने तुरंत नजरबंद कर लिया था और पूरे दिल्ली में इसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी है। बादशाह तो किले के अंदर ही है। हिंदू द्वेषी पूरे दिल्ली में एक साथ आए हैं। आज दिल्ली के सैनिक जो फितूर हो गए हैं, अगर उनको मिलाया जाए तो 1 लाख से ज़्यादा सैनिक अब्दाली के पास हो गए थे। सूरजमल को लगातार पत्र लिखना जारी है। बादशाह तो हमारे कान में रात दिन रट लगाए बैठा है। ये सल्तनत तो बालाजी राया की है। जल्द से जल्द आपकी सेना बुला के कार्य सिद्धि संपन्न करे। हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं बची है। बचा है तो ये मुल्क, वो भी आप ले लो, लेकिन हमारे दिल्ली की रक्षा करो। नारोशंकर ने कारस्थान करके शमशेर बहादुर को ग्वालियर में ही व्यस्त कर दिया है। दिल्ली तक उन्हें पहुंचने ही नारोशंकर ने नहीं दिया। ऐसे लगता है नारोशंकर का मैं शिरच्छेद करूं। दिल्ली से दामोदर और उसके 3 भाई सारा खजाना और परिवार के साथ सारा खजाना हाथी पे रखकर यहाँ से निकल चुके हैं। दिल्ली में बापू और उसकी कलावंतिन यानी नाचने वाली कोई गुलाम होगी। बापू और उसकी कलावंतिन ये दोनों ही दिल्ली में अभी है। बस अब यही आशा एकमेव बची है कि नादिर की तरह यहाँ दिल्ली में बादशाह और वजीर को कायम करके अब्दाली यहाँ से निकल जाए। आगे की व्यवस्था लगाने दिल्ली के आसपास बस मैं घूम रहा हूँ, मदद की अपेक्षा कर रहा हूँ। जाठौन से अभी उत्तर नहीं आया है। इलाके के बहुत सारे अमीर, नवाब, राजा, राणा सब यहाँ से भाग चुके हैं। अब इनका ये हाल है तो हमारे जैसों की क्या कथा। 3 बार लड़ाई करने वाली मात्र हमारी फौज है। माधो सिंह, विजय सिंह परिच्छिन्न अब्दाली के पक्ष में चले गए हैं। बापू से कर्जा लेके हमने काम तो चलाया था, लेकिन आज गोविंद पंत दक्षिण में है। उनके पुत्र ने मदद करने से इनकार कर दिया है। बापू तो महाशातिर चोर है, लबाड़ है। नारोशंकर भी कपटी और दुष्ट है। सूरजमल उत्तर नहीं दे रहा है। अगर हम एक साथ नहीं आए तो रोहिलखंड के मामले में मैं साशंक हूं। यह अंताजी का पत्र है। अब वकील अंताजी हो या गोविंद पंत हो, इन सारों के पत्र मैंने तो आपको पढ़ा दिए। उन पत्र पढ़ के
प्रश्न मन में एक जरूर उठता है कि बस वर्तमान में नुकसान को बचाने के लिए आपने जो पैतरे चले हैं वो पत्र में लिखे हैं। आपका नजरिया पत्र में लिखा है, लेकिन जो श्री शिवराय के दिव्य संकल्प है उसके बारे में सिवाय नाना के एक सरदार ने भी पत्र में नहीं लिखा है। एक सरदार ने। अब आज तक अभी हम तो 7-8 साल के पत्र मैंने आपको सुनाए हैं गत एपिसोड्स में। नाना छोड़ के किसको याद है कि भाई श्री शिवराय का हिंदवी स्वराज्य का संकल्प था? किसी पत्र में नजर नहीं आता। दुर्दैव है। ये 20 जनवरी का वकील और 22 जनवरी का अंताजी का पत्र है मित्रों। वैसे ये बता दूं कि 28 जनवरी को अब्दाली ने स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया था। मीर शहाबुद्दीन उस समय कहाँ था? मैंने तो ये बताया कि कैद में था। उसके आगे शहाबुद्दीन का क्या हुआ देखते हैं कल। वंदे मातरम।